जय श्री केदार, जय उत्तराखंड। स्वागत है आपका एक बार फिर से टारगेट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कल से हमने उत्तराखंड की ऐतिहासिक काल की क्लास शुरू कर दी है, जिसमें हमने माना कि उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजनीतिक शक्ति या उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश कुड़िंद राजवंश था। कौन था? कुड़िंद राजवंश। उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश कुड़िंद राजवंश रहा। हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। अब मैंने कुड़िंदों के जो है कार्यकाल को 3 फेज में बांटा था। कुड़िंद वंश, ये उत्तराखंड में शासन करने वाली पहली शक्ति हुई कुड़िंद। इन कुड़िंदों के शासनकाल को हमने 3 फेज में बांटा था। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज। ये कल की क्लास में लिख चुके हैं हम, ठीक है। पहला फेज माना था हमने 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व। इस काल में हमने पढ़े महाभारत, रामायण, ठीक है। महाभारत और रामायण काल में कुड़िंदों का वर्णन हमने माना है कि हमने देखा है, हमने पढ़ा है कि जो है उत्तराखंड में जो राजा सुबाहु था वो अपने को पुलिंदाधिपति कहता था। महाभारत काल में, महाभारत काल में उत्तराखंड को उत्तर कुरु के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और ऐसी उत्तर कुरु के नाम से अन्य प्राचीन ग्रंथों में जाना जाता है, हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा जो काल था वो माना मैंने 500 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व तक। 500 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व तक हमने यहाँ पर 2 किताबें बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक थी अष्टाध्यायी और दूसरे थे टॉलमी। अष्टाध्यायी और टॉलमी ने क्या करा? उत्तराखंड के बारे में बताया कि उत्तराखंड में रहने वाली शक्ति कौन है? कुड़िंद राजवंश। कि उत्तराखंड में जो शक्ति राज कर रही है उसका नाम क्या है? कुड़िंद राजवंश। किसमें? पाणिनि की अष्टाध्यायी और टॉलमी ने। इसके साथ साथ इस समय एक और महत्वपूर्ण राजवंश था, मौर्य राजवंश। कौन सा? मौर्य राजवंश। और मौर्य राजवंश के बारे में हमें जानकारी किस किताब से मिली है? अर्थशास्त्र से, ठीक है। तो अर्थशास्त्र में भी किसका उल्लेख है? कुड़िंदों का उल्लेख है। और अर्थशास्त्र के बाद हमने पढ़ा था कि अशोक का जो कालसी शिलालेख है, जो पिछली क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अशोक का कालसी शिलालेख। अशोक का कालसी शिलालेख हमें प्रमाणित करता है कि पहले तो उत्तराखंड में मौर्य शासन रहा होगा। इसका प्रमाण कौन देता हमें? अशोक का कालसी शिलालेख, पहली बात। दूसरी बात, अशोक का कालसी शिलालेख हमें यह प्रमाण देता है कि उत्तराखंड में शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति जो महाभारत रामायण काल से लेकर अष्टाध्यायी में जिसका वर्णन है वो मौर्यों के अधीन रही थी। इसका प्रमाण कालसी का शिलालेख है, जिसकी खोज 1860 में जॉन फोस्टर द्वारा की गई, जिसकी लिपि प्राकृत भाषा थी, ठीक है, जिसकी लिपि ब्राह्मी थी और भाषा प्राकृत थी, ठीक है। इसके अलावा अशोक के कालसी शिलालेख में 4 यूनानी शासकों का वर्णन है। अशोक के कालसी शिलालेख में स्थानीय क्षेत्र को किस नाम से जाना गया है? क्षेत्र को अपरांत। और लोगों को किस नाम से जाना गया है? पुलिंद। बस ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अशोक के शिलालेख में स्थानीय लोगों किस नाम से जाना गया है? पुलिंद। और जो स्थानीय क्षेत्र है, क्षेत्र को किस नाम से जाना गया? अपरांत। ये हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि हमने कुड़िंदों के राजवंश को है, कुड़िंद वंश को हमने 3 फेज में बांटा। एक फेज बांटा इनका धार्मिक साहित्य, महाभारत रामायण। एक फेज माना इनका हमने धर्मनिरपेक्ष साहित्य, अष्टाध्यायी, टॉलमी और अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के साथ साथ हमने कालसी शिलालेख देखा जो मौर्यकालीन है, कि मौर्यकालीन कालसी शिलालेख किसके बारे में जानकारी दे रहा है हमें? कि जो ये कुड़िंद है, कुड़िंद मौर्यों के अधीन रहे होंगे। ये हमको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देता है कालसी शिलालेख। अशोक का मौर्य साम्राज्य, जो मौर्य साम्राज्य है वो उत्तराखंड में भी स्थापित हुआ था, ठीक है। और मौर्य उनके अधीन थे, ये कुड़िंद उनके अधीन थे। अब इनका थर्ड फेज है। कल तक हमने सेकंड फेज लिख दिया था, तृतीय काल। तीसरा काल जो है कुड़िंदों का वो आता है 200 ईसा पूर्व से लेकर और दूसरी तीसरी शताब्दी तक, मतलब 200-300 ईस्वी तक, ठीक है। इस काल में भी उत्तराखंड में कुड़िंदों का शासन रहा। तो कुड़िंदों का शासन अगर मोटे मोटे काल से हम देखें तो 500 ईसा पूर्व से लेकर
जहां अष्टाध्यायी धर्मनिरपेक्ष साहित्य में बात हो रही है, वहां से लेकर 3वीं शताब्दी तक कुनिंदु का शासन रहा। ठीक है, अब कुनिंदु का शासन जब रहेगा तो ये जो कुनिंदु का ये तीसरा फेज है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कुनिंदु का तीसरा फेज हमें बताता है कि कुनिंदु के सिक्के मिले हैं। क्या मिले हैं? सिक्के। तो कुनिंदु का तृतीय काल, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तृतीय काल, तृतीय काल में कुनिंद शक्ति 200 ईसा पूर्व से लेकर 2री-3री शताब्दी तक रही। इस काल में क्या हुआ? 200 ईसा पूर्व से 2री-3री शताब्दी में मौर्य शासन कमजोर हुआ। ठीक है, मौर्यों का विघटन हुआ। जब मौर्यों का शासन अपने अंतिम समय में था तो इसमें कुनिंदु ने अपने को स्वतंत्र कर दिया। और कुनिंदु ने अपने को स्वतंत्र किया, गुरुजी इसका प्रमाण क्या है? तो इसका प्रमाण है कुनिंद कालीन सिक्के। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कुनिंदु के शासन की जानकारी के लिए वो है कुनिंद कालीन सिक्के। और जो तीसरा काल है, इस तीसरे काल के बारे में जानकारी हमें कुनिंद कालीन सिक्के देते हैं। कौन देते हैं? कुनिंद कालीन सिक्के। और इतिहास जानने का एक प्रमुख स्रोत सिक्के भी है। ठीक है, चलो अब हेडिंग डालो, कुनिंद मुद्राएं। कुनिंद मुद्राएं, देखिए ध्यान से सुनना कहानी। ठीक है, कुनिंद मुद्राएं के बारे में देखो। मुद्राओं का जो चलन है वो ऋग्वेद में था। ऋग्वेद में हम मानते हैं कि निष्क क्या था? वस्तु विनिमय के लिए निष्क जो आभूषण था इसका भी प्रयोग किया जाता था। ऋग्वेदिक काल में हमने आहत सिक्के, कौन से सिक्के? आहत सिक्के, ये हमें ऋग्वेदिक काल में पता है। इन्हीं को बोला गया है पंचमार्क। क्या बोला गया है? पंचमार्क। ये प्राचीन कालीन सिक्के हैं जिन्हें आहत सिक्के भी बोला जाता है, पंचमार्क सिक्के भी बोला जाता है। इसके बाद भारत में सिक्कों का प्रचलन जो करेंगे वो करेंगे इंडो ग्रीक। कौन करेंगे? इंडो ग्रीक। जब भारत में विदेशी आक्रमण होगा, विदेशी आक्रमण में सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण के बाद हमारे भारत में जो चलेंगे इनके विदेशियों के सिक्के चलेंगे। ठीक है, सिक्के पे चित्रों का अंकन, राजा का चित्र, राजा का चित्र, राजा का नाम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा का नाम, राजा का चित्र, ये प्रचलन में लाए भारत में इंडो ग्रीक। कौन लाए? इंडो ग्रीक, जिनको हम बोलते हैं हिंद यवन। क्या बोलते हैं? हिंद यवन। ये लगातार पेपर में आया है। हाई कोर्ट के पेपर में क्वेश्चन था कि भारत में राजाओं का नाम सिक्के पे उल्लेखित करने की प्रथा किसने शुरू करी थी? इंडो ग्रीक ने। इंडो ग्रीक भारत में कौन सी लिपि लेके आए? खरोष्टी लिपि लेके आए। कौन सी लिपि लेके आए? खरोष्टी लिपि। ध्यान रखना है। तो भारत में पहले प्राचीन काल में ऐसा नहीं था कि ऋग्वेद काल में जो हमारा ऋग्वेदिक कालीन था इसमें सिक्के नहीं चलते थे, इसमें आहत सिक्के चलते थे। और इन्हीं सिक्कों को पंचमार्क आहत सिक्के के नाम से जाना गया। उसके बाद मौर्य काल जो था, मौर्यों के शासन काल में हमारे पास जो सिक्के चलते थे उनका नाम था कड़सापण। क्या था? कड़सापण। ये इन्हें पण भी बोला जाता था। तो कड़सापण मौर्यकालीन सिक्के थे। उसके बाद भारत में जब विदेशी आक्रमण शुरू हुए, हिंद यवन आए, शक आए, कुषाण आए, तो सबसे पहले इनमें इंडो ग्रीक। कौन? हिंद यवन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई कॉपी के ऊपर नोट कर लेना कि भारत में सिक्कों पर नाम लिखने की प्रथा और सिक्कों पर चित्रों का अंकन और सिक्कों पर राजा का नाम लिखने की जो प्रथा है वो हिंद यवन ने शुरू करी है और उन्होंने खरोष्टी लिपि में काम किया। अब मैंने सिक्कों का इतिहास क्यों बताया? सिक्कों का इतिहास मैंने इसलिए बताया क्योंकि उत्तराखंड में शासन करने वाली जो कुनिंद शक्ति है उसका जो सबसे प्रमाणिक और पुख्ता सबूत हमारे पास है वो कुनिंद कालीन सिक्के। क्या है? कुनिंद कालीन सिक्के। और इतिहास जानने के लिए सिक्कों का इतिहास, सिक्कों के आधार पर भारत में इतिहास का लेख लिखे गए कि सिक्कों के आधार पर क्या है कि पहले तांबे के सिक्के चलते थे। ठीक है, तांबे के बाद चांदी के सिक्के चले, फिर सोने के सिक्के आए। सोने के सिक्के भारत में कुषाण कालीन कुजल कटफिसेस चलाए गए। ठीक है, विम कटफिसेस भारत में सोने के सिक्के को जारी कर ले। ठीक है, तो कुषाण काल में भारत में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के, मतलब ज्यादा नहीं, मतलब सोने के सिक्के प्रचलन में आए। उसके बाद सोने के सिक्के के बाद चांदी के सिक्के आए। चांदी के सिक्के के बाद आप देखोगे एक आता सातवाहन वंश। कौन सा वंश आता है? सातवाहन वंश। सातवाहन वंश भारत में शीशे के सिक्के चलाता है।
किसके सिक्के चलाएगा? शीशे के सिक्के। ये जो सारा मैंने आपको बताया है ये प्राचीन इतिहास का पार्ट है। तो प्राचीन इतिहास में सबसे पहले आहत सिक्के चलते थे, उसके बाद पंचमार्ग सिक्का भी बोला जाता था, उसके बाद मौर्य काल में करसापण चले, फिर जैसे ही भारत में विदेशी आक्रमण हुआ इंडो ग्रीकों ने भारत में सिक्के चलाए और सिक्कों पर राजाओं का नाम अंकित होने लगा, राजाओं का चित्र अंकित होने लगा। इसके बाद कुषाणों ने भारत में सोने के सिक्के जारी किए, फिर गुप्ताओं ने भारत में सोने के सिक्के जारी किए, लेकिन सातवाहनों ने भारत में किसके सिक्के जारी किए? शीशे के सिक्के। अब धातु के साथ साथ अलग धातु भी आती है कि किस धातु के सिक्के थे, ठीक है। तो सिक्कों का इतिहास अलग चैप्टर है, ये प्राचीन कालीन इतिहास है, नहीं तो आप गूगल सर्च कर लेना भारत में सिक्कों का इतिहास और छोटे छोटे पॉइंट बना के लिख देना उसको, ठीक है। आजकल आपका AI का जमाना है, आपको पूरा इतिहास के साथ दे देगा, लेकिन सिक्कों के आधार पर भी इतिहास को लिखा गया है, इतिहास को देखा गया है। और ये सिक्कों का इतिहास मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि उत्तराखंड में शासन करने वाली कुड़िंद शक्ति जो है, जो उत्तराखंड की पहली राजनीतिक शक्ति है कुड़िंद, इनका इतिहास के भी सबसे जो मेन फैक्ट मिला हमें वो उनकी मुद्राएं मिली हैं। क्या मिली हैं? इनकी मुद्राएं। कुड़िंद कालीन मुद्राओं को हम दो भाग में बांटते हैं। कुड़िंद कालीन मुद्राओं को हम दो भाग में बांटते हैं। एक भाग है इसका परवर्ती मुद्राएं। कौन सी मुद्रा? परवर्ती मुद्रा। और एक है इसकी पूर्ववर्ती मुद्रा। परवर्ती मुद्रा और पूर्ववर्ती मुद्रा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुड़िंदों का जो सिक्कों का काल है, मैंने आपको बताया 200 ईसा पूर्व से लेकर दूसरी तीसरी शताब्दी तक चला। तो गुरुजी आप बोलोगे गुरुजी इससे पहले क्या ये आप कह रहे हो कि 500 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व तक कुड़िंद शासन कर लेते, तो इनके पास सिक्के नहीं थे? क्यों नहीं थे सिक्के? लेकिन ये किसके अधीन थे? मौर्यों के। अब मौर्यों का सिक्का क्या था? करसापण। क्या था? करसापण। तो मौर्य कालीन जो सिक्का था वो करसापण था। तो जब ये मौर्यों के अधीन रहेंगे तो ये करसापण चला रहे होंगे। जब मौर्य कमजोर हुए भारत में तो कुड़िंदों ने क्या करा? इस क्षेत्र में अपने सिक्के चलाए और इन सिक्कों के आधार पर हम मानते हैं कि उत्तराखंड में जो प्रथम राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरी है वो कौन है? कुड़िंद। सिक्के आदमी तब चलाता है जब वो वर्चस्व में होगा। आदमी अपने सिक्के ने नहीं कहते लोग मेरे नाम के सिक्के चलते हैं। तो सिक्के चलना मतलब क्या है? सिक्के चलना मतलब कि राजा प्रभुत्वशाली है, राजा प्रभुत्वशाली है। इसका प्रमाण क्या है? उसके सिक्के, कि वो सिक्के चला रहा है अपने नाम के। तो यहां पर आपको जो कुड़िंद कालीन मुद्राएं हैं, कुड़िंद कालीन मुद्राओं को दो भाग में बांटा गया है, परवर्ती मुद्रा और पूर्ववर्ती मुद्रा। इसमें पूर्ववर्ती मुद्रा, जैसे मैंने हेडिंग डाली है वहां पर आप हेडिंग डाल लेना पूर्ववर्ती मुद्रा। अब देखो पूर्ववर्ती मुद्रा में क्या था? पूर्ववर्ती मुद्रा वो थी जो पहले चली थी ना 200 ईस्वी पूर्व से लगभग 150 ईस्वी पूर्व तक। 200 ईस्वी पूर्व से लेकर लगभग 100 ईस्वी पूर्व तक, लगभग 100 साल तक ये सिक्के चले हैं इनके। ये इतिहासकारों का मत है कि पूर्ववर्ती मुद्रा है। इस मुद्रा के बारे में क्या कहा है कि ये मुद्रा जो थी पूर्ववर्ती मुद्रा ये तांबे की थी। किसकी थी? तांबे की। पूर्ववर्ती मुद्रा किससे बनी हुई थी? तांबे की। इस पूर्ववर्ती मुद्रा में जो है एक नाम लिखा आता था जिसका नाम था कादस। क्या नाम लिखा रहा है? ये नाम इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा आएगा? कादस। कादस का मतलब माना, इतिहासकारों ने किसी ने माना कि कादस का मतलब एलन है। एलन एक आदमी है जो सिक्कों पर रिसर्च कर रहा है। तो एलन ने माना कि कादस मतलब राजा है। फिर MP जोशी भी इसमें मॉर्फोलॉजी ऑफ कुड़िंद कॉइन्स इनकी किताब है MP जोशी की, जो मैंने क्लास शुरू होते हुए बता दी थी। सिक्कों का इतिहास यहां पे लिख देना, मॉर्फोलॉजी ऑफ कुड़िंद कॉइन्स, ये किसी किताब है? MP जोशी की, महीधर प्रसाद जोशी की किताब है मॉर्फोलॉजी ऑफ कुड़िंद कॉइन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। अब इस किताब में जो शब्द लिखा है वो लिखा है, जो पूर्ववर्ती मुद्रा है इसमें लिखा एक शब्द है कादस। क्या लिखा हुआ? कादस। कादस का मतलब लोगों ने माना राजा, और बाद में MP जोशी और कुछ अन्य इतिहासकारों ने माना कादस का मतलब होता है जनता। क्या होता है? जनता। तो यहां पर इतिहासकारों ने एक मत में माना कि जो पूर्ववर्ती मुद्राओं पर एक शब्द लिखा हुआ है कादस, ठीक है, तांबे की मुद्रा थी कुड़िंद कालीन पूर्ववर्ती मुद्रा है, ठीक है। दो पार्ट में बांटा, एक पूर्ववर्ती मुद्रा एक परवर्ती मुद्रा। जो शुरू वाली जो इनकी मुद्रा मिली है उनमें कादस शब्द का उल्लेख किया है, और कादस का मतलब लोगों ने माना है जनता।
और जनता का मानने का मतलब है कि इसका मानते हैं कि कुड़िंद में गणतंत्र रहा होगा और जनता सर्वोपरि रही होगी, तो इसलिए इनके सिक्कों पर कादस्य लिखा रहा है। कहीं कादस्य लिखा होगा ऐसे, कादस्य, ठीक है, कहीं कादस लिखा हुआ है, ठीक है, किताबों में। तो कादस्य, ये कादस्य पूर्ववर्ती मुद्राओं में लिखा हुआ है और ये मुद्रा किससे बनी हुई थी? तांबे की। फिर से बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट, आपको क्या फैक्ट लिखना है? आपको फैक्ट लिखना है कि कुड़िंद कालीन मुद्राओं को दो भागों में बांटा गया है, पूर्ववर्ती मुद्रा और परवर्ती मुद्रा। पूर्ववर्ती मुद्रा का जो कार्यकाल, जो समय पीरियड रहा, टाइम पीरियड 200 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी पूर्व के बीच रहा। यह संभवतः तांबे की मुद्राएं थी और इन मुद्राओं पर कादस्य शब्द लिखा हुआ था और इतिहासकार इस कादस्य शब्द का मतलब मानते हैं कि राजा और कई मानते हैं जनता। तो यहां पर निष्कर्ष निकाला जाता है कि कादस्य का मतलब जनता था और जनता का मतलब हो गया कि यहां पर गणतंत्र था या जनता का शासन था। तो कुड़िंदों में जनता का शासन था, कुड़िंदों में जनता सर्वोपरि रही। ये पूर्ववर्ती काल की मुद्राएं कहती है, ठीक है। पूर्ववर्ती काल की मुद्राओं में इतना ही लिखना है, ठीक है। तो कादस शब्द पढ़ा जाता है, कादस शब्द गणतंत्र का सूचक है। तो ये पूर्ववर्ती मुद्राओं में इतना है, ठीक है, समझ लेना, इसको लिख देना, ठीक है। आगे इसके बाद आती है परवर्ती मुद्रा। परवर्ती मुद्राएं, देखो आप किसी भी किताब में उठाओगे तो मुद्राओं को इतना डीप नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है, सीधा सीधा लिखा हुआ। लेकिन आजकल पेपर पैटर्न में देखोगे आपके नया पैटर्न में डीप एनालाइज के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको इसमें तैयार रहना है। इसीलिए मैंने देखो कुड़िंदों के जो काल है उसको 3 भागों में बांटा। एक धार्मिक साहित्य के आधार पर महाभारत, एक धर्मनिरपेक्ष साहित्य काल में, और जो तीसरा काल था वो सिक्कों का काल था, ठीक। तो सिक्कों के काल में मैंने कहा सिक्के 2 भाग में थे। पहले इसके सिक्के तांबे के मिले और जब सिक्के परवर्ती मुद्राएं आई तो परवर्ती मुद्राओं में मैंने कहा इनके सिक्के तांबे के साथ साथ चांदी के बन गए। तो यहां पर क्वेश्चन बन सकता है कि जो पूर्ववर्ती मुद्राएं थी, पूर्ववर्ती जो शुरुआती मुद्राएं थी वो किस धातु की बनी हुई थी? तांबे की, तांबे के सिक्के थे। लेकिन समय के बाद इनके सिक्के चांदी के भी मिलते हैं और चांदी के सिक्के जिस राजा के मिलते हैं उस राजा का नाम होता है अमोदभूति। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास, अमोदभूति। तो यहां पर अमोदभूति के तांबे के साथ चांदी के सिक्के मिलते हैं और इसके सिक्कों पर राजा अमोदभूति कुड़िंदस्य लिखा होता है। अभी एग्जैक्ट लाइन में आपको लिख दूंगा, इसके सिक्कों पे राजा कुड़िंदस्य अमोदभूति ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब कि अमोदभूति के सिक्कों पर अमोदभूति का नाम लिखा गया है। तो मानते हैं कि अमोदभूति इस शासन का, यह कुड़िंद शक्ति का सबसे शक्तिशाली शासन रहा होगा। तो आपने कैसे माना ये शक्तिशाली शासन रहा? हमने इसका शक्तिशाली शासक इसलिए माना क्योंकि पहले सिक्के तांबे के थे, बाद में अमोदभूति के किसके सिक्के मिल रहे हैं हमें? चांदी के। और तांबा और चांदी में ज्यादा सुपीरियर कौन है? चांदी। तो चांदी के सिक्के जो मिल रहे हैं वो अमोदभूति के मिल रहे हैं। अमोदभूति ने, ठीक है, अमोदभूति ने देखो 2 धातु की मुद्राएं चलाई, 2 धातु की मुद्राएं, मतलब कुछ मुद्राएं इसकी तांबे की मिली और कुछ चांदी की मिली। तो ये पर क्वेश्चन है अमोदभूति मुद्राएं किस किस धातु की बनी हुई थी? तांबे और चांदी। जबकि पूर्ववर्ती मुद्राएं हमें सिर्फ किस धातु की मिली थी? तांबे की। एक इंपॉर्टेंट है। और इसमें 2 लिपियों का प्रयोग था, ठीक है। अब ब्राह्मी और खरोष्टी, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का भी इनमें क्या था? प्रयोग किया गया था। तो ये परवर्ती मुद्राओं में सबसे इंपॉर्टेंट था अमोदभूति, ठीक। तो अब पहले परवर्ती मुद्राओं का हम डायग्राम बनाएंगे। परवर्ती मुद्राएं, परवर्ती मुद्राओं में देखो पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसकी मुद्राओं का वो है अमोदभूति। अमोदभूति प्रकार की मुद्रा। फर्स्ट परवर्ती मुद्राएं हैं। सेकंड फेज है इसका अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं। ये मुद्राएं अल्मोड़ा के क्षेत्र में ज़्यादा मिली तो इसलिए इसको अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं बोला गया है। लगभग ये 54 प्रकार की मुद्राएं मिली हैं, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं लगभग 54 प्रकार की मुद्राएं हैं। और इन 54 प्रकार की मुद्राओं में 8 प्रकार की मुद्राओं को अभी चिन्हित किया गया है और उन मुद्राओं पर राजाओं का नाम अंकित है। तो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा में हम डिस्कस करेंगे। एक है इसकी छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं।
छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं। तो गुरुजी क्या बोले? गुरुजी बोले कि कुड़िंद शासनकाल में कितने प्रकार की मुद्राएं मिली? तो कुड़िंदों के शासनकाल में हमको 3 प्रकार की मुद्राएं मिलती हैं, जिसमें पहला प्रकार है अमोदभूति प्रकार की मुद्राएं, दूसरा प्रकार है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं और तीसरा प्रकार है छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं। ठीक है, तो मुद्राएं इनकी 3 प्रकार की मिली। शुरू में जो इनकी मुद्राओं को बांटा गया, हमने कहा कि पूर्ववर्ती काल में जो इनकी मुद्राएं थी वो किस धातु की बनी हुई थी? तांबे की। लेकिन हमने आगे माना कि जब आगे चल के इनके सिक्के 3 भाग में बटे, 3 भाग में कुड़िंदों के जो सिक्के हैं उनको 3 भागों में बांटा गया। फर्स्ट अमोदभूति, सेकंड अल्मोड़ा, थर्ड छत्रेश्वर। अब कोई क्वेश्चन बनेगा, गुरुजी आप ये बताइए कि ये जो सिक्के चला रहे कुड़िंद, इसकी प्रेरणा किससे ली इन्होंने सिक्के चलाने की? तो यहां पर क्वेश्चन बनेगा ना, तो यहां पर घूमना नहीं है। यहां पर आपको मैंने शुरू में क्लास का लॉजिक बताया था कि भारत में सिक्कों पर नाम लिखने की परंपरा किसने शुरू करी थी? इंडो ग्रीक ने। तो हम मानते हैं कि भारत में ये कुड़िंद शक्ति जो है, हमारी कुड़िंद शक्ति उत्तराखंड में रहने वाली है, इसने सिक्कों पर नाम लिखना कहां से सीखा होगा? इंडो ग्रीक से। तो नोट में लिख देना इसको, कुड़िंदों ने हिंद यवन से, कुड़िंदों ने हिंद यवन से सिक्कों पर नाम लिखने की परंपरा को अपनाया था। यह सिक्का जो चलाने की प्रथा है वो कहां से? इंडो ग्रीक से। इंडो ग्रीक जो है, इनसे कुड़िंदों ने उत्तराखंड में सिक्का प्रचलन की प्रेरणा ली थी। ठीक, अब इन मुद्राओं को पढ़ेंगे हम। इसमें सबसे पहले जो मुद्रा पढ़ेंगे हम, उस पर लिख देना फर्स्ट टाइप की मुद्रा जो है अमोदभूति प्रकार की मुद्राएं। अमोदभूति प्रकार की मुद्राएं। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप है अमोदभूति प्रकार की मुद्राएं। जो ये अमोदभूति प्रकार की मुद्राएं हैं, इनका कार्यकाल रहा था 150 ईस्वी पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक। ठीक है, 150 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक अमोदभूति प्रकार की मुद्राएं रही। कार्यकाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है अमोदभूति प्रकार की मुद्राओं का, क्योंकि वो सबसे लंबे समय तक प्रचलन में रही। यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार इंपॉर्टेंट फैक्ट कि यहां पर जो फैक्ट आता है, कुड़िंदों का सबसे शक्तिशाली शासक अमोघभूति को माना जाता है। अमोघभूति को माना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट जो लिखना हमने, अमोघभूति की मुद्राएं। अमोघभूति की मुद्राएं हमें 2 धातु की मिली, 2 धातु से मिलकर बनी थी। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सारा फैक्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि कुड़िंदों का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? अमोघभूति। अमोघभूति की मुद्राएं 2 धातु की बनी हुई थी। पहली जो धातु है वो है, पहले जो सिक्के मिलते हैं इसके तांबे के, दूसरे इसके सिक्के मिलते हैं किसके? चांदी के। पहले टाइप के सिक्के मिलते हैं तांबे के, दूसरे टाइप के मिलते हैं चांदी के। तो इसके जो सिक्के हैं 2 धातु के बने हुए थे। अगला इंपॉर्टेंट, इसके सिक्कों पर, ठीक है, 2 लिपि। और 2 लिपि कौन सी है? दिख रहा है ये, ब्राह्मी और खरोष्टी का अंकन था। ये पेपर लायक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखो सारे फैक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्रा कौन सी है?
अमोदभूति प्रकार की मुद्रा। कुरिंदकालीन मुद्राओं को 3 भागों में बांटा गया। फर्स्ट अमोदभूति प्रकार, सेकंड अल्मोड़ा प्रकार, थर्ड छत्रेश्वर प्रकार। यहां पर जो अमोदभूति प्रकार की मुद्राएं हैं, हमने माना है कि अमोदभूति की जो सबसे ज्यादा मुद्राएं में मिल रही है और सबसे अच्छी चांदी धातु से बनी हुई है, तो हमने कहा कि अमोदभूति क्या है, सबसे शक्तिशाली शासक रहा होगा। इसके सिक्के जो है लगभग 100-200 साल तक इसके सिक्के का इतिहास मिल रहा है, तो 200 साल तक अमोदभूति के सिक्के मिल रहे हैं, तो हमने कहा कि अमोदभूति के इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक रहा होगा। तो इसका सबसे शक्तिशाली शासक है, तो इसका सिक्के 2 धातु के बने हुए हैं, तांबा और चांदी, और 2 लिपि भी लिखी हुई है, ब्राह्मी और खरोष्टी। खरोष्टी लिपि भारत में लाए जो है वो हिंद यमन लाए, इंडो ग्रीक। इसीलिए हम मान रहे हैं कि सिक्का जो चलन की परंपरा है कुरिंद ने किससे ली होगी, इंडो ग्रीक से ली होगी। तो ये ब्राह्मी और खरोष्टी और 2 धातु, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। अभी कह रहा हूं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, यहां से यही चीज पकड़नी है कि कुरिंदों के बारे में, कि कुरिंदों का सबसे शक्तिशाली शासक अमोदभूति। और अमोदभूति शक्तिशाली शासक क्यों है, क्योंकि इसके चांदी का सिक्का है, चांदी के साथ तांबे का सिक्का मिला, बाकी का सिर्फ तांबे का मिलता है, लेकिन अमोदभूति का किसका मिलता है, चांदी का मिलता है, इसलिए शक्तिशाली बता दिया। और लिपि भी क्या है, ब्राह्मी और खरोष्टी। ठीक है, आगे इसके सिक्कों पर लिखना, अमोदभूति के सिक्कों पर, अमोदभूति के सिक्कों पर, अमोदभूति के सिक्कों पर राज्ञ कुरिन्दस्य अमोघभूति महाराज अंकित है। तो अमोदभूति के सिक्कों पर क्या लिखा हुआ है, राज्ञ कुरिन्दस्य अमोदभूति, राजा कुरिंदों का राजा अमोदभूति महाराजा। तो इसने किसकी उपाधि धारण करी थी, महाराजा की। ठीक है, तो अमोदभूति के सिक्कों पर राज्ञ कुरिन्दस्य अमोदभूति महाराज अंकित है। अगला पॉइंट, अमोदभूति प्रकार के सिक्कों पर ठीक है, नारी मृग स्वास्तिक, नारी मृग स्वास्तिक, द्विहस्ता देवी, द्विहस्ता देवी में है एक हाथ में कमल, नारी मृग स्वास्तिक द्विहस्ता देवी का अंकन मिलता है। नारी मृग स्वास्तिक द्विहस्ता देवी, एक हाथ में कमल जिसका होगा, द्विहस्ता देवी का चित्र का अंकन मिलता है। फिर से, अमोदभूति के प्रकार के सिक्कों पर नारी मृग हिरण स्वास्तिक, ठीक है, एक वृक्ष भी मिलता है, वृक्ष, वृक्ष को लोग कोई चेड़ का मान रहा है, कोई पीपल का मान रहा है। ठीक, तो वृक्ष, नारी मृग स्वास्तिक और द्विहस्ता देवी के चित्रों का अंकन मिलता है अमोदभूति के प्रकार के सिक्कों पर। आप नेट पर सर्च मारना कुरिंदकालीन सिक्के, तो आपको सिक्के मिल जाएंगे। तो वहीं पर सिक्कों पर देखो, कहीं पर स्वास्तिक बना हुआ है, ये करके ऐसे स्वास्तिक बना हुआ है, कहीं पे हिरन बना हुआ है, कहीं पे देखो मुद्राएं बनी हुई है ऐसे करके, तो उस तरीके का चित्र है। आप कुरिंदकालीन सिक्कों पे अगर गूगल सर्च करोगे और वहाँ पे इमेज पे जाओगे तो आपको मिल जाएंगे, उनमें देखना है। तो यहाँ पर नारी मृग स्वास्तिक और इनके चित्रों का अंकन मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है किसका अंकन मिलता है। अगला क्षेत्र, अमोदभूति प्रकार के हमें सिक्के मिले तो किस किस क्षेत्र में मिले। अब जिस क्षेत्र में मिलते हैं ना ये, वहीं हम मानते हैं कि अमोदभूति प्रकार का राज्य रहा होगा। अमोदभूति का जो राज्य है, राजा अमोदभूति का, इसका राज्य रहा होगा वहाँ। ठीक है, तो अमोदभूति प्रकार के सिक्के देखो, हमने कहा यहाँ पर पूर्व में एक नदी बह रही है, अलकनंदा घाटी, गढ़वाल। अलकनंदा घाटी लिख दो या गढ़वाल लिख दो,
अलकनंदा घाटी गढ़वाल, ये इसकी पूर्वी सीमा थी। इसकी जो पश्चिमी सीमा है वो हिमाचल में एक नदी बहती है ब्यास, ठीक, ब्यास नदी घाटी। ऊपर जो इसकी मुद्रा मिली है वो हिमालय में टिहरी, कहाँ, टिहरी में। और इसके अलावा दक्षिण में जो है बेहट, सहारनपुर। ब्यास नदी से लेकर अलकनंदा नदी के बीच और उत्तर में टिहरी अठूर क्षेत्र से लेकर बेहट सहारनपुर तक हमको किसके सिक्के मिले हैं? अमोद भूति प्रकार के सिक्कों का मिले हैं। अमोद भूति प्रकार के सिक्कों कहा इतिहास में कहा है? ब्यास नदी से अलकनंदा नदी घाटी के बीच और उत्तर में टिहरी से लेकर सहारनपुर बेहट पर। और यहाँ पर सबसे फेमस इलाका जो था वो लुधियाना था, जहाँ सबसे ज़्यादा मिले हैं लुधियाना, ठीक है, मथुरा, भरहुत, ठीक। इन क्षेत्रों में हमारे पास क्या मिले हैं? अमोद भूति प्रकार के सिक्के मिले हैं, ठीक। अमोद भूति प्रकार के सिक्कों में अगर हम देखें तो इनका वजन, ये बहुत ही टफ क्वेश्चन आएगा तब है, 31 ग्रेन से लेकर 38 ग्रेन तक इसके चांदी के सिक्कों का वजन है, ठीक है। और जो इसके तांबे के सिक्के हैं वो 9.5 ग्रेन से लेकर, ठीक है, 252 ग्रेन तक। ग्रेन मापन इकाई है, तो इसके सिक्कों का वजन है 31 ग्रेन से लेकर 38 ग्रेन के बीच चांदी के सिक्के थे। और लिपि क्या थी इनकी? लिपि इनकी थी ब्राह्मी और खरोष्ठी। और धातु क्या थी? तांबा और चांदी। तो चांदी का ये था 31 ग्रेन से 38 ग्रेन, क्योंकि चांदी महंगा है इसलिए इसका वजन हल्का था। और 9.5 ग्रेन से लेकर 252 ग्रेन तक इसके सिक्के मिल जाते थे, तांबे के सिक्के मिलते थे। ये हो गया अमोद भूति प्रकार के तांबों के सिक्कों का वर्णन कि अमोद भूति प्रकार के तांबे के सिक्के किस प्रकार से थे। अमोद भूति जो है कुड़िंद कालीन जो मुद्राएं हमें टिहरी से मिली हैं, ठीक है, अठूर क्षेत्र टिहरी के पास से मिली हैं। तो बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर हमें ये मुद्राएं मिलती हैं, हम लास्ट में लिखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइप लिख दे, अब सेकंड टाइप लिखो, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं। ठीक, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं। चलिए अगली हेडिंग डालिए, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, ठीक है। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं जो हैं ये सेकंड टाइप की मुद्राएं हैं जो कुड़िंद कालीन शासकों की मिलती है। सबसे पहले जो अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्राएं मिली है वह टोटल 54 प्रकार की मुद्राएं मिली है। कितने प्रकार की मुद्राएं मिली है? 54 प्रकार की, जिसमें से 8 प्रकार की मुद्राओं पर रिसर्च किया गया। 8 प्रकार की मुद्राओं को हमने मान लिया है कि रिसर्च ने मान के इसका प्रमाणित कर दिया है कि ये 8 प्रकार की मुद्राएं, इसमें 8 अलग अलग राजाओं के नाम अंकित है। और ध्यान देना ये राजाओं के नाम पेपर में आ चुके हैं कि किसका नाम अंकित नहीं है। सबसे पहले जो कुड़िंद कालीन मुद्राएं हैं, मैंने कहा फर्स्ट टाइप अमोद भूति प्रकार की मुद्राएं, उसमें एक छत्र राज किसका? अमोद भूति का। तो इसका मतलब यह है कि अमोद भूति का नाम उस सिक्कों पे है, राजा अमोद भूति कुड़िंदस्य महाराज लिखा हुआ है। तो अमोद भूति प्रकार के सिक्के फर्स्ट टाइप के सिक्के जिसमें सिर्फ राजा अमोद भूति का नाम लिखा हुआ है। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में क्या मिला कि 1779 के आसपास जो है अल्मोड़ा में पहली बार जो है ये कुड़िंद कालीन सिक्के मिलते हैं। इसके बाद 1981 में एक आदमी आता है मोहन सिंह। ये मोहन सिंह कुछ सिक्के इसको उसके खेत में मिलते हैं। ये मोहन सिंह इन सिक्कों को लेकर पुरातत्व विभाग के पास जाता है और पुरातत्व विभाग की टीम जब इन सिक्कों पर रिसर्च करती है तो ये कुड़िंद कालीन सिक्के प्राप्त होते हैं इनको। ये सिक्के सीधे अल्मोड़ा राजकीय संग्रहालय चल जाते हैं।
तो मोहन सिंह ने 1981 में क्या करा, अल्मोड़ा जो प्रकार के सिक्के हैं उनको जमा करा दिया, कहां, अल्मोड़ा राजकीय संग्रहालय में। लेकिन अल्मोड़ा कालीन जो सिक्के मिले वो 1779 में मिलने शुरू हो गए। 54 प्रकार के सिक्के मिले हैं जो अल्मोड़ा कालीन सिक्के हैं। ये अल्मोड़ा के पास इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं इसलिए कहते हैं हम इन्हें क्योंकि सबसे ज्यादा जो है अल्मोड़ा के क्षेत्र में मिली। जबकि पिछले में मैं आपको बता चुका हूं अमोदभूति प्रकार की मुद्राएं जो हैं वो ब्यास घाटी, हिमाचल प्रदेश से लेकर अलकनंदा घाटी, ऊपर टिहरी से लेकर बेहट सहारनपुर तक के क्षेत्र में। देखिए इधर अगर हम ब्यास नदी के पास के क्षेत्र के बारे में बोले तो ब्यास नदी में देखो यमुनानगर, अंबाला, नारायणगढ़। यूपी में बात करें तो सहारनपुर, बेहट। इसके अलावा ऊपर उत्तर में बात करें तो टिहरी, लैंसीडोन, और नीचे बात करें तो काशीपुर के साथ साथ बेहट, सहारनपुर के क्षेत्र में भी हमारे पास अमोदभूति प्रकार की मुद्राएं मिलती है। तो अमोदभूति का राज्य विस्तार लगभग सबसे ज्यादा रहा कुड़िंदों में, इसलिए इसकी मुद्राएं इतने बड़े क्षेत्र में मिल रही हैं। अगर राज्य बोले जाएंगे तो अगर हम राज्य मानेंगे तो हिमाचल के साथ फिर हरियाणा में अंबाला, यमुनानगर, नारायणगढ़, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर भी कुड़िंदकालीन सिक्के मिले हैं और राजा अमोदभूति के सिक्के मिले हैं, जिसके सिक्के हमारे पास कहाँ भी मिलते हैं, उत्तराखंड में मिलते हैं। ठीक। दूसरे प्रकार के जो सिक्के वो अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के हैं जो सिर्फ अल्मोड़ा के आसपास के क्षेत्र में मिले। इसमें 54 प्रकार के सिक्के जो अभी तक मिले हैं उनमें से 8 प्रकार के सिक्कों को चिन्हित किया गया। तो अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों की खोज 1779 में हुई है। पहला पॉइंट ये लिखो, फर्स्ट पॉइंट, अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों की खोज 1779 में हुई है। ठीक, फर्स्ट पॉइंट लिख दिया। सेकंड पॉइंट लिखना, बैजनाथ कत्यूर घाटी में, ठीक है, बागेश्वर के पास है, बैजनाथ कत्यूर घाटी में सर्वाधिक बैजनाथ कत्यूर घाटी में सर्वाधिक 179 गांवों में, मैं नहीं कह रहा हूं, यशवंत सिंह कटौच कह रहे हैं, ठीक, कि बैजनाथ कत्यूर घाटी के 179 गांवों में क्या मिले हैं, अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के मिले हैं। तो गुरुजी आपने बागेश्वर में मिले, आपने अल्मोड़ा क्यों बताया? अरे बागेश्वर बाद में बना है, बागेश्वर का गठन कब हुआ? बागेश्वर पहले अल्मोड़ा में था। अब राज्य गठन पढ़ोगे, राज्यों के जिले पढ़ोगे तो आप समझोगे। ठीक, तो अल्मोड़ा प्रकार के जो सिक्के सबसे ज्यादा बैजनाथ कत्यूर घाटी में मिले, 179 गांव में अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के मिले हैं। फर्स्ट पॉइंट लिख दिया। सेकंड पॉइंट लिखना, 1981 में मोहन सिंह नाम के व्यक्ति ने, ठीक है, 1981 में मोहन सिंह नाम के व्यक्ति ने इन सिक्कों को अल्मोड़ा राजकीय संग्रहालय में जमा किया। बड़ा ईमानदार आदमी था। तो सिक्के भी तांबे के थे, चांदी के सिक्के जैसे अमोदभूति के। तो मोहन सिंह ने क्या करे, तांबे के सिक्के जमा करा दिए। ठीक, पॉइंट ठीक, 1981 में। अब जो है अगला पॉइंट लिखना, अल्मोड़ा प्रकार के कुल 54 प्रकार की मुद्राएं मिली है। अल्मोड़ा प्रकार की टोटल 54 प्रकार की मुद्राएं मिली है, 54 टाइप्स। ठीक है, अल्मोड़ा प्रकार की कुल 54 मुद्राएं मिली हैं, जिनमें से पॉइंट लिखना, जिनमें से 8 मुद्राओं को नामित किया गया है। जिनमें से 8 मुद्राओं को नामित किया गया है। अल्मोड़ा प्रकार की टोटल 54 प्रकार की मुद्राएं मिली हैं, जिसमें से आपकी 8 प्रकार की मुद्राओं को इतिहासकारों ने नामित कर दिया है कि ये हाँ कुड़िंदकालीन शासकों की क्या है, मुद्रा है। अब कौन थे वो 8 प्रकार की मुद्राओं में जो है 8 राजाओं के नाम है। 8 प्रकार की मुद्रा पर 8 प्रकार के राजाओं के नाम है। तो अल्मोड़ा कालीन मुद्राओं में टोटल कितने राजाओं का नाम अंकित है? 8 राजाओं का नाम अंकित है। एक सरकारी क्वेश्चन, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में कितने राजाओं का नाम अंकित है? 8 राजाओं का नाम अंकित है। 8 राजाओं में लिखो। सबसे पहले मैंने ऐसे ट्रिक बनाई है कि भगवान शिव, ठीक है, तो सबसे पहले शिवदत्त, फर्स्ट कौन है? शिवदत्त, फर्स्ट शिवदत्त, सेकंड शिवरक्षित, शिवदत्त, शिवरक्षित, शिव पालित। भगवान शिव हैं, शिव रक्षा करेंगे, शिव ही पालनहार करेंगे। ठीक है,
पापोहम पाप कर्माहम पापात्मम पाप संभवम त्राहिमाम पार्वती नाथम सर्व पाप हरो भव। तो इसी तरीके से आपको देखोगे शिव भूमि है तो शिवदत्त, शिव रक्षित, शिव पालित, उसके बाद शिव के बाद हरिदत्त, तो हो गया ना 1 2 3 4। फिर आएगा आसेक 5वां नंबर पे, ठीक। 6ठे नंबर पे आएगा गोमित्र, 7वें नंबर पे आएगा म ग भौत, और 8वें नंबर पे एक मिस हो रहा है जिसका नाम है विजय भूति, जिसका नाम क्या है विजय भूति। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा भैया, अमोद भूति, विजय भूति, आगे जाके भी हमें सिक्कों पे नाम मिलेंगे। तो विजय भूति लिख दो नाम, शिवदत्त, शिव रक्षित, शिव पालित, हरिदत्त, आसेक, गोमित्र, म ग भौतस और विजय भूति। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं पर 8 प्रकार के राजाओं का नाम है, 8 राजाओं का नाम अंकित है। वैसे अल्मोड़ा प्रकार की हमें 54 प्रकार की मुद्राएं मिली। तो मुद्राओं कैसे 54 प्रकार कैसे, अलग अलग, कोई गोल है, कोई चपटी है, कुछ चौकोर है, तो इस प्रकार की मुद्राएं मिली है। तो अभी इतिहासकार इसमें प्रमाणित तो पता चली है कि काल कौन सा है, कुनिंद काल है, लेकिन राजाओं का नाम उल्लेखित नहीं है। तो अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्राएं हैं, 54 प्रकार की मुद्राएं जो मिली, उनमें से अभी तक 8 राजाओं का नाम अंकित हो चुका है कि 8 राजा रहे होंगे। इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट राजा म ग भ त स, विजय भूति, गोमित्र, आसेक, शिवदत्त, शिव रक्षित, शिव पालित। देखो सब शिवदत्त, शिव रक्षक, शिव पालित, हरिदत्त, आसेक, गोमित्र, म ग भ त और विजय भूति। अब तीसरे प्रकार की मुद्राएं लिख लो उनकी, 3rd प्रकार की मुद्राएं, छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं, छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं, ये इनका 3rd टाइप है, ठीक। ये जो छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं थी, ये थी तांबे की बनी हुई। वैसे अल्मोड़ा प्रकार की भी सारी मुद्राएं तांबे की हैं। तो छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं तांबे की बनी थी जिनका वजन सर्वाधिक था। वजन वाला क्वेश्चन वैसे आज तक पेपर में बना नहीं है, लेकिन आप अपने नॉलेज के लिख देना कि सर्वाधिक वजन किसका था। इनका वजन था 131 ग्रेन से लेकर 292 ग्रेन तक, ठीक। ये यशवंत सिंह कटोच उत्तराखंड का पुरातत्व इतिहास में इनका वजन भी लिखा हुआ, तो कभी एग्जामिनर ने वहां से क्वेश्चन बना दिए कि सर्वाधिक भारी कौन से सिक्के थे। वैसे भारी चांसेस कम रहेंगे, लेकिन आप अपने नोटिस के लिए रख देना, सबसे हल्के तो है अमोद भूति प्रकार के सिक्के, 31 से 38 ग्रेन के बीच में आपके पास चांदी का सिक्का रहा। और इसका जो ये छत्रेश्वर प्रकार का सिक्का, ये सबसे भारी थे। इनका वजन 131 ग्रेन से 292 ग्रेन तक था, ठीक है। इनके सिक्कों पर, छत्रेश्वर प्रकार के सिक्कों पर, अब ये प्रकार जो छत्रेश्वर प्रकार का सिक्का है, इस पे क्या लिखा होता, इस पे लिखा हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्रेश्वर प्रकार के सिक्कों पर, छत्रेश्वर प्रकार के सिक्कों पर क्या लिखा हुआ था, कैसे पता चले छत्रेश्वर प्रकार के, क्यों इसको इतिहासकारों ने छत्रेश्वर प्रकार का नाम दिया। इस पे लिखा था भगवत, भगवत, भगवान, चित्रेश्वर, महात्मनो, ठीक। भगवत चित्रेश्वर महात्मनो अंकित था। किस मुद्राओं पे, छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं पे। इसीलिए हमने इस मुद्राओं को क्या बोला, छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा। इस पे किसका नाम लिखा होता, चित्रेश्वर का। और इन चित्रेश्वर को ये भगवान शिव का रूप मानते हैं कि ये चित्र भगवान शिव का है। वैसे अमोद भूति प्रकार के सिक्कों पर नारी, मृग, स्वास्तिक, द्विहस्ता देवी, वृक्षों का अंकन था। अगर सिर्फ अमोद भूति प्रकार में पूछेगा तो अमोद भूति टाइप पे, अगर पूछेगा कुनिंदकालीन मुद्राओं पर किसका चित्र अंकित था, तो फिर सब आएगा ना, नारी, मृग, स्वास्तिक आएगा ना। वो टोटल कुनिंद शक्ति की बात कर रहा है, तो अमोद भूति भी कुनिंदों का दिन है। अगर पूछे कुनिंदों में किस किस का चित्र मिलता है, तब नारी, मृग, स्वास्तिक। अगर पूछेगा किस में मिलता है, तब आएगा अमोद भूति में। अगर एग्जामिनर आपके पास डीप अंदर से क्वेश्चन बना रहा है सिक्कों के बारे में, तो सिक्के में पहले पूछेगा 3 प्रकार के सिक्के हैं। कुनिंदकालीन 3 प्रकार के सिक्के मिले, अमोद भूति प्रकार के सिक्के, इसमें नारी, मृग, स्वास्तिक, द्विहस्ता देवी का चित्र अंकित है। इसके अलावा अल्मोड़ा प्रकार के मुद्राओं में सिर्फ 8 राजाओं का नाम अंकित है, चित्रों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। जबकि
जो तीसरा प्रकार है छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं, इसमें भगवत चित्रेश्वर महात्मनो अंकित है। जो लिपि लिखी गई इसमें, वो लिपि लिखी गई है ब्राह्मी। कौन सी लिपि लिखी गई है? ब्राह्मी। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ भगवत चित्रेश्वरा महादेव, जो छत्र के स्वामी है, जो इस छत्र के स्वामी, छत्र मतलब क्षेत्र, जो इस छत्र के स्वामी है, इस छत्र के भगवत महात्मन है, वो भगवान शिव है। तो कुछ इस तरीके की चीजें लिखी गई हैं छत्रेश्वर प्रकार के मुद्राओं में, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये लिपि है ब्राह्मी। ठीक, छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं, तांबे की है, सर्वाधिक भारी। एक क्विक रिवीजन, कुड़िंदकालीन मुद्राओं को हमने 3 भाग में बांटा। फर्स्ट है अमोदभूति प्रकार की मुद्राएं, सेकंड है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, थर्ड है छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं। अमोदभूति मुद्राओं का काल सर्वाधिक रहा, सबसे लंबे समय तक रहा, इसने सबसे लंबे समय तक शासन किया था। ये भी आएगा, सबसे लंबे समय। देखो शासन काल के बारे में सिर्फ इसके सिक्के बता रहे हैं। ठीक है, सबसे लंबे समय तक रखे, इसके सिक्कों पे क्या लिखा था? राज्ञ कुड़िंदस्य अमोघभूति महाराज। सिक्के किस धातु के बने हुए थे? चांदी और तांबे के। हो गया। अमोघभूति के जो सिक्के हैं हमारे पास, ब्यास घाटी से लेकर अलकनंदा घाटी और टिहरी से लेकर सहारनपुर तक है। ठीक है, अमोघभूति प्रकार। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल इसी का था, सर्वाधिक क्षेत्र पे। क्वेश्चन घुमाने वाला कुछ भी घुमा सकता कि सर्वाधिक क्षेत्र में कौन से सिक्के मिले हैं। तो सर्वाधिक क्षेत्र पर राज करने वाला भी अमोघभूति रहा होगा। कुड़िंदू का कैसे पता गुरुजी? गुरुजी हमें इसलिए पता है क्योंकि हमारे पास हिमाचल प्रदेश से लेकर बेहट सहारनपुर तक, अलकनंदा से लेकर टिहरी तक किसके सिक्के मिले? अमोघभूति के। जबकि जो सेकंड टाइप के सिक्के, अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के, सिर्फ अल्मोड़ा के क्षेत्र में मिलते हैं। सबसे पहले 1779 में ढूंढे गए, उसके बाद 1981 में इन्हें 1981 में राज के संग्रहालय में रखा गया। और राज के संग्रहालय में रखने के बाद इस पर 8 राजाओं का नाम है। कितने राजाओं का नाम है? 8 राजाओं का नाम है। 2 लिपि किसकी थी? 2 लिपि थी अमोघभूति प्रकार की मुद्राओं की। अगर पूछेगा कुड़िंदकालीन मुद्राओं की लिपि क्या थी, तब भी 2 ही आएंगी, ब्राह्मी और खरोष्टी। देखो ब्राह्मी मैक्सिमम थी, खरोष्टी की सिर्फ किसकी? अमोघभूति की है। अगर अमोघभूति पर्टिकुलर पूछेगा तो 2 लिपि है। अगर कुड़िंदू को पूछेगा कुड़िंदू की जो लिपि क्या थी, तो कुड़िंदू के भी 2 लिपि में काम कर रहे थे। एक कर रहे थे ब्राह्मी और दूसरे थे खरोष्टी। तो अमोघभूति के जो है द्विलिपिक मुद्रा भी मिली है, जो ब्राह्मी और खरोष्टी में लिखी गई है। छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं में क्या है? भगवत छत्रेश्वर महात्मनो लिखा गया है। ये बांटा गया है कुड़िंदकालीन मुद्राओं को। ठीक है, तो कुड़िंदकालीन मुद्राओं की जो लिपि है वो 2 लिपि में मिली है, ब्राह्मी और खरोष्टी में। और कुड़िंदकालीन जो टोटल मुद्राएं हमें 2 धातुओं की मिली है, चांदी और तांबे की। अब कुड़िंदकालीन मुद्राओं को हमने 3 पार्ट में बांटा है, ये हमने डिस्कस कर दिया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। आने वाली क्लास में क्या होगा? शक और कुषाणु का प्रभाव होगा। शक और कुषाणु के प्रभाव के कारण जो है कुड़िंदू की शक्ति कमजोर हो जाएगी। मैदानी क्षेत्र में जो है बाह्य आक्रमणकारी शक और कुषाणु का शासन होने के कारण कुड़िंद कमजोर हो जाते हैं और कुड़िंदू का पतन हो जाता है। कुड़िंदू का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो अमोघभूति था, और उसके बाद अमोघभूति के बाद कुड़िंदू का पतन होना शुरू हो चुका था। इसका जो प्रमुख कारण है वो शक और कुषाण है। शक और कुषाणों ने जो है मैदानी क्षेत्र पर, मैदानी क्षेत्र बोले तो जहां हमने कहा ना मेरठ, अंबाला, यमुनानगर वाला क्षेत्र जो है, इन क्षेत्रों पर शक और कुषाणों का अधिकार होने के कारण कुड़िंदू की शक्ति कम हो गई और कुड़िंद एक निश्चित क्षेत्र पर सिमट गए। तो कुड़िंदू का पतन का कारण क्या है? शक और कुषाणों का भारत में बढ़ता हुआ प्रभाव। और इसके बाद कुड़िंदकालीन सिक्के खत्म हो जाते हैं और फिर उत्तराखंड में कुषाणकालीन सिक्के मिलते हैं। किसके कालीन सिक्के मिलते? कुषाण। तो अगला जब टॉपिक पढ़ेंगे हम उत्तराखंड में शक वंश, और शक्कू में क्या उत्तराखंड में शक राजवंश का पहचान क्या, उत्तराखंड में कौन से मंदिर मिले हैं? सूर्य मंदिर। तो अगली क्लास में हम उत्तराखंड के सूर्य मंदिर को डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुषाण काल में हम पढ़ेंगे कि कुषाणकालीन सिक्के, कुषाणों का भी कुषाणकालीन सिक्के ही मिले हैं राज्य से। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय केदार, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।